नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का मॉक टेस्ट लिखने वाले हैं। मॉक टेस्ट मतलब आप लोग जानते ही होंगे। मॉक टेस्ट में क्या होता है कि आपके मैथ के जितने भी चैप्टर है उन सभी से क्वेश्चंस है। सभी चैप्टर से एक-एक, दो-दो क्वेश्चन होने वाले हैं। ये मॉक टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से आपका एक तो क्या होता है, एक तो रिवीजन हो जाता है और साथ-साथ क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है कि आप कितना सही बना पा रहे हैं। इसलिए मॉक टेस्ट को लगाना चाहिए। तो आज के बाद से आपको क्या होगा, हमेशा मॉक टेस्ट मिलता रहेगा इस चैनल पर और आपको सभी मॉक टेस्ट को लगाना है। ये मैथ का आज मॉक टेस्ट है, इसी के साथ-साथ हम लोग साइंस का और सोशल साइंस का मॉक टेस्ट लाते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको वीडियो पूरी तरह समझ में आने वाली है और इसका जो आपको बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है वाहिद रेजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट सा यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। तो आइए वीडियो को स्टार्ट। तो क्या करते हैं, सीधा चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ, ठीक है? और 1 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है, क्योंकि बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रश्न इस मॉक टेस्ट में होने वाले हैं। तो आइए इसको हम थोड़ा देखते हैं। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर एक नंबर प्रश्न आ चुका होगा। क्या बोला गया है? यदि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप है, यहाँ पे देखिए ध्यान से पढ़ना चाहिए क्वेश्चन को। यदि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप है और कोण ए का मान 47 डिग्री है, कोण क्यू का मान 73 दे रखा है, तो पूछ रहा है कि कोण सी का मान बता दीजिए। हालांकि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और बहुत बार पूछा गया है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आइए इसको कैसे बनाते हैं इसको समझते हैं। चूंकि ये सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, इसको हम थोड़ा शॉर्ट में बनाएंगे। भाई इसके लिए क्या करना है, हमको 2 त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी, इसको विजुअलाइज़ करने का प्रयास करते हैं और 2 त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं, ओके? यहाँ से अब क्या करते हैं, इसी तरह 2 त्रिभुज बना लेते हैं। सॉरी, ये थोड़ा अच्छा नहीं बना, चलिए आइए यहाँ से खींचते हैं, ठीक है? इस तरह से मान लेते हैं हम 2 त्रिभुज बना लिए हैं। एक क्या त्रिभुज हुआ और एक और त्रिभुज लेते हैं, ठीक है? एक त्रिभुज का नाम दे देते हैं हम क्या, तो ए, पी, या एक त्रिभुज का नाम दे देते हैं हम पी, क्यू, आर। क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है, ठीक है? तो ये दोनों समरूप हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो ये एंगल होगा वह इस एंगल की इक्वल होगा। यह वाला एंगल की इक्वल होगा और यह वाला एंगल ये वाला एंगल की इक्वल होगा। इस त्रिभुज का तीनों एंगल इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल होगा। आइए इसके बाद हम देखते हैं। कोण ए का मान देख सकते हैं हम, कोण ए का मान कितना दिया है, 47 डिग्री। यहाँ पे हम लिखेंगे 47 डिग्री, ओके? देखिए, क्योंकि ये जो है पी के बराबर है, तो ये 47 हुआ, इसका मतलब ये भी कितना होगा, 47, बिल्कुल। अब देखिए कोण क्यू का मान 73 डिग्री है, यानी यहाँ पे दिया है 73 डिग्री। तो आप एकदम बोलिएगा कि ये क्यू जो है बी के बराबर है, यानी ये 73 है, तो ये भी क्या होगा, 73 होगा। अब हमें निकालना क्या है, तो कोण सी का मान निकालना है, यानी कि यह वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों जो अंतः कोण होते हैं उनका योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो उस वाले फॉर्मूले से हम रख कर निकाल सकते हैं। तो आइए इसको निकालते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे 47 डिग्री, प्लस में कितना लिखेंगे, 73 डिग्री, और प्लस में कौन सी हमको चाहिए तो छोड़ देंगे। ये तीनों का सम क्या देगा, तो 180 डिग्री के इक्वल देगा। अब भाई इसको हम जोड़ लेते हैं, तो 7 3 10 के 0 हाथ में 1 और 7 4 11 कितना हो जाएगा, हमारा 12 हो जाएगा, यानी 120 डिग्री। अब प्लस इधर कौन सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ओके? अब इस कौन सी को यहीं पे छोड़ दीजिए, ये 120 इधर प्लस में इधर आकर घट जाएगा, यानी 180 डिग्री में से 120 घटा लीजिए, तो फाइनली यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा, 180 में से 20 गया तो हमारा 60 ही आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? यानी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो इसी तरह से क्या करिएगा, आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा इसको हम थोड़ा धीरे धीरे बता रहे हैं और इसको आप अच्छे से रिवाइज कर कर अपना प्रिपरेशन फास्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो आइए, इससे भी अच्छे से प्रश्न होने वाले हैं, वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। क्या करते हैं, दोनों प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं दोनों में प्रश्न क्या बोलता है। लिखा गया है कि यदि x बराबर 1 दोनों समीकरणों x बराबर 1 दोनों समीकरणों, एक यह समीकरण दिया है, दोनों समीकरण बोल रहे थे, एक यह समीकरण तथा दूसरा समीकरण यहाँ पे दिया गया है, ओके? कह रहा है इसका मूल हो तो ए बी का मान बता दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। बोल रहा है कि जो x का यह 1 मान है ना, वह इस इक्वेशन का भी मूल है और इस इक्वेशन का भी मूल है। तो बताना है हमें ए बी का मान। यहाँ पे ए दिख रहा है, ये बी दिख रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है? तो आइए इसको कैसे डील करेंगे बताते हैं। पहला इक्वेशन हमारा क्या है, तो पहला इक्वेशन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, ये हमारा पहला इक्वेशन हुआ। और ये जो देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं एक्स बराबर जो 1 है, यह इस इक्वेशन का क्या है, मूल है, वही बोला गया प्रश्न में। तो जो ये एक्स का 1 मान होगा, क्योंकि ये इसका मूल है, ये जो 1 का मान होगा इस क्या करेगा, इस इक्वेशन को यह संतुष्ट करेगा। यानी कहने का मतलब इस 1 का मान इसमें रखने पर 0 आना चाहिए। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट इस 1 का मान इस इक्वेशन में रखेंगे, तो जहाँ-जहाँ एक्स होगा वहाँ-वहाँ 1 रखते हैं, ठीक है? तो 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा।
प्लस में यहाँ पे x का मान 1 हो गया, और प्लस में a है तो a इक्वल टू 0। आई होप सभी ने इसको समझा होगा। अब एक एक को जोड़िए तो ये हुआ 2 और प्लस a इक्वल टू 0। यहाँ से a का मान फाइंड आउट कीजिए तो ये हो जाएगा हमारा -2। तो ये एकदम बिल्कुल समझ में आया है। इसी तरह हम क्या करेंगे, सेम दूसरी इक्वेशन को लेते हैं। तो दूसरा इक्वेशन में क्या कह रहा है हमारा, bx स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में क्या दिया गया है, p। इतना बड़ा हमें जीरो दिया गया है और ये x बराबर 1 है ना, इस इक्वेशन का भी मूल है। तो जो ये 1 जो मान है, इस इक्वेशन में क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये इसका मूल है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी इस 1 को मान को जहाँ-जहाँ x है वहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया b, ओके। और या x का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा, b गुणे 1 प्लस यहाँ पे भी b, x का मान 1 हो गया और प्लस 3 बराबर 0 हो गया, ओके। b में 1 से गुना किया तो b प्लस ये भी बी में गुना है तो बी है प्लस 3 बराबर 0। तो एगो बी बिन कवर हो गया, 2 गो बी और प्लस 3 बराबर 0 हो गया। यहाँ से बी का मान निकालिए, ये हमारा हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से जब बी का मान निकालेगा तो ये 3 है ना, इधर आकर -3 और ये 2 गुना में था, इधर आकर भागा हो गया। यानी ए का मान हमें इतना मिल चुका है और बी का मान इतना मिल चुका है। फाइनली हमको निकालना क्या है, ए बी का मान। यानी कहने का मतलब है ए गुने बी का मान हमें चाहिए। तो ए का मान रख दीजिए कितना है, -2 और बी का मान रख दीजिए कितना है, -3/2। ओके, इस 2 से हम 2 को कैंसिल करेंगे और माइनस से गुना हुआ तो प्लस हो गया और 3 में गुना हुआ तो हमारा 3 आ गया। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी ऑप्शन सी यानी कि 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी ने इसको अच्छे से समझा होगा और बहुत ही अच्छे से समझा होगा। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बहुत ही अच्छे से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। यहाँ पे देखते हैं, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया कि पाई/2 क्या है? सिंपल सा प्रश्न पूछा गया कि पाई/2 क्या है, ठीक है? तो आइए इसके बारे में बता देते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और केवल 2 क्या है, तो एक परिमेय संख्या है। और हमने बहुत सी वीडियो में आपने बता रखा है कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का जो भागफल होगा वो क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या, इसका भागफल दिया है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी अपरिमेय हो जाएगा। आई होप सभी ने इसको समझा होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे है, इस समीकरण लिखा है, एक समीकरण दिया गया x + 2y = 5, दूसरा दिया गया x + a - by = 10 के अनंत हल हो तो हमको बता रहा है ये इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे तो देखेंगे कि इसमें a प्लस बी दिख रहा है, इसमें भी a प्लस बी, इसमें भी a प्लस बी, इसमें भी। यानी कुल मिलाकर बात है, हमें a और b का मान चाहिए। तो a और b का मान हमें किससे मिलेगा, तो इन दोनों इक्वेशन से मिलेगा। यानी कहने का मतलब है, हम पहला इक्वेशन लिखते हैं x + 2y, सॉरी इसको थोड़ा हम इधर लिखेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। x + 2y = कितना है, 5, ओके। ये हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या दिया गया हमें, ax प्लस में a - b इंटू वाई इक्वल टू 10 दिया गया है। क्योंकि देखिए इन दोनों समीकरण का क्या बोला गया है, तो अनंत हल है। यहाँ आप देख सकते हैं क्या बोला गया है, अनंत हल है। तो आप बताइए अनंत हल के कंडीशन में जो हमारा फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, तो अनंत हल के कंडीशन में क्या होता है, तो a1/e2 का जो मान होता है वह b1/b2 के बराबर होता है और इसका जो मान होता है वह c1/c2 के मान। बोलिएगा एकदम गुरु जी सही बोल रहे हैं। अब यहाँ से a1 क्या होता है, तो x इसका गुना, इस समीकरण 1 और ये हमारा समीकरण 2 हुआ, ठीक है। तो जितना A1, B1, C1 दिख रहा है सब इसमें से लेंगे और A2, B2, C2 दिख रहा है ये हम दूसरा में से लेंगे, ठीक है। तो A1 हमारा क्या हो जाएगा, तो x का गुणा यानी कि क्या बोल रहे हैं, 1, ठीक है। A2 पूछ रहा है तब इसमें से लेंगे, x का गुणा किसमें क्या है, तो a, ठीक है। अच्छा, B1 बोल रहा है तो इसमें y का गुणा, तो अब B2 बोल रहा है तो इसमें y का गुणा कितना है, तो पूरा a माइनस b है, ओके। अच्छा, C1 बोल रहा है तो इसमें कितना है, C1 यहाँ पर 5 दिख रहा है और C2 इसमें कितना दिख रहा है, 10 दिख रहा है। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब देखिए, ये तीनों आपस में बराबर है, तो किसी दो को हम बराबर करके ए और बी का मान फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इतना को इतना से इक्वल करते हैं। यानी कहने का मतलब 1/a को इक्वल करें कितने से, 5/10 से। क्योंकि तीनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा। अब यहाँ से देखिए इसको आप काट दीजिए, नीचे कितना बचा, 2, यानी इधर बचा 1/a इक्वल इधर बचा 1/2, ओके। इसको उलट दीजिए तो a ऊपर गया, इसका मतलब 2 भी हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। यानी a का मान तो हमने निकाल रखा है। अभी हमें b का भी मान चाहिए, तो b का मान हमें कैसे मिलेगा, अभी इन दोनों इक्वेशन को, सॉरी इन दोनों पार्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ से कर लेते हैं, 2/a - b इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, 5/10, ओके। अब हम क्या करेंगे, इससे फिर इसको हम कटाने चलते हैं, ठीक है। तो ऊपर बच गया 2 और नीचे बच गया a - b, ओके। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट वर्क कर रहे हैं, आप समझ जाइएगा, ठीक है। ऊपर बचा 1 नीचे बचा 2, ओके। आप तिरछा गुना कराइएगा तो इधर 1 से गुना हुआ
ये बचा a माइनस बी, ये 2 में 2 से गुना हुआ तो 4 हो गया, ओके। अब आप कहिएगा कि हम b का मान कैसे निकालेंगे? तो आराम से निकाल सकते हैं। तो a माँग रहा है तो a हमने पहले ही निकाल रखा है, a का मान कितना आ गया 2, यहाँ पर 2 रख दीजिए माइनस b इक्वल टू 4। इस 4 को इधर भेजिए, b को उधर भेजिए। 2 4 इधर प्लस इधर आएगा माइनस और b इधर माइनस, ये इधर आएगा प्लस हो गया। यहाँ से b का मान कितना मिला हमें? 2 में से 4 गया तो माइनस 2, ये एकदम सही है। अब हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था, देखिए यहाँ पर सभी में देख रहे हैं a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी आ रहा है, तो हम भी क्या करेंगे? a प्लस बी निकालेंगे, ओके। देखते हैं क्या आता है। तो a का मान पुट कीजिए कितना है 2, अब प्लस b का मान पुट कीजिए कितना है -2, ये हुआ 2 और प्लस माइनस -2 जो कि कट के हमारा कितना आ गया? 0 आ गया। यानी कहने का मतलब है कि a प्लस b का जो मान है कितना आया? 0 आया। तो देख सकते हैं ये जो ऑप्शन है क्या हमारा? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट हो जाएगा। आई होप सभी ने इसको समझा होगा और बहुत ही अच्छा ये प्रश्न था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल दिया गया। पूछा गया है, ये हमारा एपी से प्रश्न है कि अनुक्रम 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्न को क्या कीजिए, आप ऑप्शन से खेल जाइए। ऑप्शन से खेलना हमने सिखाया है कि ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कौन सा पद 27 है, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से ही चेक कर सकते हैं। 13वां पद, सबसे पहले चेक कर लीजिए 13वां पद। देखिए 13वां पद का मतलब क्या हुआ? ए 13, और ए 13 का मतलब हमने बता रखा है आपको क्या होता है? ए प्लस 12 डी होता है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, ए का मान अब कहाँ से लगेगा? तो यहाँ से लगेगा। ए का मान यहाँ पे दिख रहा है कितना है? 5 और प्लस 12 गुने डी का मान क्या होता है? तो ए2 माइनस ए1, तो 7 में से 5 किया तो 2, ओके। तो ये हुआ हमारा 5 और प्लस 12 दूना कितना हुआ? 12 दूना 24, 24 पाँच कितना आ गया? 19, यानी 13वां पद का मान 29 आया। हमें निकालना है कितना? 27 लाना है। तो यानी कि ये ऑप्शन गया, ओके। अब 12वां पद निकालेंगे तो फिर ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ए प्लस 11 डी होगा कि नहीं? सिंपल होगा। तो ए का मान फिर यहाँ पर हम रख सकते हैं 5 और प्लस 11 और डी के बाद हमने जान रखा है कितना हो गया? 2 हो गया है। तो ये 5 हुआ और ये 11 दूना 22 हुआ, तो 22 पद कितना आ गया? 27। देखिए चूँकि हमको 27 चाहिए था और 27 आ गया, तो ये किस पद पाया है? तो 12वां पद पाया है। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आई होप सभी ने इसको समझा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? पूछा गया है कि 200 प्राकृत संख्याओं का योग बता दीजिए। चूँकि ये ईपी से प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न को यदि आप फॉर्मूले पर बनाने चलिएगा तो बहुत सारा टाइम आपका लॉस हो जाएगा। तो आइए इसको बताते हैं ट्रिकी तरीके से, ठीक है? 200 प्राकृत संख्या लेना है। पहले बताइए हमको प्राकृत संख्या क्या होता है? तो आप कहिएगा गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो इस उसको उसी फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है? इस तरह के प्रश्नों को आप इसी तरह बनाइएगा तो बनेगा। तो 200 प्राकृत संख्या मतलब क्या हुआ? 1, चूँकि योगफल ज्ञात करना है तो प्लस में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इसी तरह ये बोलते-बोलते कहाँ तक जाएगा? प्लस में 198 199, ठीक है? प्लस में 200। यही तो कह रहा है निकालने का। देखिए ये कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, यानी यही कह रहा है करने के लिए। तो इसमें क्या कीजिएगा, इसमें ट्रिक क्या है? इसमें ट्रिक ये है कि देखिए इसका पहले वाला और इसका अंतिम वाला जोड़ के देखिए तो कितना आ रहा है? 1 और 200 को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 201 बोलिएगा एकदम सही, ठीक है? अच्छा ठीक है, फिर दूसरे वाले को और इधर से दूसरे वाले को जोड़िएगा तो फिर कितना आएगा? 199 प्लस 2 जोड़िएगा तो फिर इतना ही आएगा। आएगा कि नहीं? अच्छा इधर के तीसरे वाले को और इधर का तीसरे वाले को जोड़िएगा तो 198 3 मिलकर फिर 201 ही आएगा। यानी हम देख रहे हैं कि 2-2 को जोड़ रहे हैं, एक शुरू का एक अंतिम का जोड़ रहे हैं तो हमेशा क्या आ रहा है? 201 आ रहा है। तो पहला तक काम हम लोग ये करता है और इसमें गुणा कितना से करना है? आइए इसको बताते हैं। आइए हमको आप बताइए कि 1 से लेकर 200 के बीच नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? यानी पदों की संख्या कितने होंगे? यदि आप पदों की संख्या निकालना नहीं जानते हैं तो इसके लिए हमने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, वहाँ से आप जाकर इसको देख सकते हैं। तो पदों की संख्या कैसे निकालते हैं? देखिए 1 से लेके 200 के बीच, ये तो सिंपल था कि 1 से लेकर 200 पद है, यानी कि 200 पद होंगे। 1 से लेकर 200 के बीच कितने पद होंगे? केवल 200 होंगे। अच्छा अब ये बताइए हमको कि हम एक या एक अंतिम लेकर 2-2 को लेकर जोड़ा बना रहे हैं, ठीक है? तो 200 पद है और 200 पद का 2-2 को जोड़ा बनाएँगे तो कितना जोड़ा बनकर तैयार होगा? तो आप बोलिएगा 100 जोड़ा बनेगा। बनेगा कि नहीं? तो इसमें आप गुणा करा दीजिए, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो देखिए आप उतना बड़ा कैलकुलेशन ना करके इतना कीजिए, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल जाएगा, ठीक है? इसका आंसर यह राइट हो जाएगा। तो आप इस तरह के प्रश्न को इसी तरह बनाइए, आपका समय नहीं लॉस होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ये हमारा सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्रश्न है कि A23 और B41 के बीच की दूरी बताइए। सिंपल, दो हमको क्या दिया? पॉइंट्स दिया गया है और इन दोनों के बीच का हमको क्या-क्या डिस्टेंस निकालना है। तो E का हमको वैल्यू दे रखा है कितना? 2, 3 और B का हमको वैल्यू दे रखा है कितना? 4, 1 दे रखा है, ओके। इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है यानी AB और इस
बीच का फॉर्मूला क्या होता है? बीच का फॉर्मूला हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट मान रखेंगे, ठीक है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो इसको उसी तरह बनाएँगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 हमारा ये होता है और x1 हमारा ये होता है। तो 4 में से 2 गया यानी कि 2 का स्क्वायर। बोलिएगा एकदम सही है। प्लस उसके बाद क्या होता है? y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 हमारा 1 है और y1 कितना है? 3 है। 1 में से 3 वो घटेगा तो माइनस में 2 आएगा, इसका स्क्वायर। बोलिएगा एकदम गुरुजी सही बोल रहे हैं। ये इतना हो गया। अब क्या करते हैं हम? इसको कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, ओके। 2 दूनी का ये 4 हो गया और ये प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही हो जाएगा, ठीक है? अब ये 4 मिलके कितना बनाएगा? 8 बनाएगा, ओके। अब 8 का पूछिएगा यहाँ पे तो मिल नहीं रहा है, इसको हम थोड़ा तोड़ के और देखते हैं। इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, ये एकदम सही है। हम जानते हैं कोई भी संख्या रूट के अंदर 2 बार होती है तो उसको एक बाहर ले लेते हैं। तो 2 है, 1 2 बाहर हो जाएगा या 1 2 अंदर हो जाएगा। अब भी हम देख सकते हैं कि 2 रूट 2 यहाँ पर कहाँ पे दिख रहा है? तो हमको यहाँ पे कहीं पे नहीं मिल रहा है। यानी कि दैट इज़ ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा, जबकि यहाँ पे नहीं मिला तो यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आ गया, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इस पे हमने बहुत सी वीडियो बना रखा है, आप जाकर वहाँ से इसकी वीडियो देख सकते हैं। भाई इस तरह के प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे? कह रहा है साइन 18 डिग्री, साइन 72 डिग्री, माइनस साइन 65 डिग्री और 35 डिग्री का मान बताइए। भाई इसको हम पहले लिख देते हैं एक बार। साइन 18 डिग्री और क्या होता है? साइन 72 डिग्री, ओके। माइनस कह रहा है tan 65 डिग्री और ये क्या बोल दिया गया है? सॉरी, क्या बोला गया है? कॉट 25 डिग्री, इतना ही तो बोला गया है। अब देखिए इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए हमने एक पहले से शॉर्ट वीडियो बना रखा है और इसमें हमने बताया कि इसको हम कैसे ट्रिक से बनाएँगे। क्योंकि इसको आप फॉर्मूला बनाइएगा तो बहुत सारा टाइम लॉस हो जाएगा। तो इसको आप कैसे बनाइएगा? इसके में हम करते क्या है, हम ये जो ऊपर वाला एंगल होता है और जो नीचे वाला एंगल होता है, इन दोनों को ऐड करते हैं। यदि इन दोनों का सम यानी कि इन दोनों का योग यदि 90 डिग्री के इक्वल है, कितना? 90 डिग्री बोले तो 90 डिग्री। यदि इन दोनों का योग कितना डिग्री के बराबर आ चाहिए? 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर क्या बोल देंगे? 1 बोल देंगे। तो 18 को 72 को आप जोड़िएगा तो कितना आएगा? 90 डिग्री। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि इसका मान कितना आ जाएगा हमारा? 1 आ जाएगा। बोलिएगा एकदम सही बोल रहे हैं, ओके। इसके बीच में माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस लगाते हैं। इस 65 डिग्री को और फिर 25 डिग्री को जोड़ के देखिए तो कितना आ रहा है? 60 बीच 80 10 90, ये भी 90 आ रहा है। यानी इसका भी मान कितना हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। अब 1 में से आप 1 को घटा दीजिएगा तो दैट इज़ ऑप्शन क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ठीक है? तो ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है cos 4a माइनस sin 4a बराबर है, ठीक है? ये तो मालूम नहीं चल रहा है तो इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है? आइए इसको बताते हैं। एक प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, लिखा गया cos 4a माइनस sin 4a का मान बता दीजिए, ठीक है? तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए हमें? इसमें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। cos स्क्वायर a का फिर स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए तो। फिर गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। सेम टू सेम उस sin का भी करेंगे उसी तरह। sin स्क्वायर a का क्या कर देंगे आप? स्क्वायर कर देंगे, ओके। अब क्या कीजिए, ये पूरे cos स्क्वायर को a मान लीजिए और पूरे sin स्क्वायर को b मान लीजिए। क्या हो जाएगा? a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कहता है? इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है? a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला कहता है, एक पे a प्लस b कर दीजिए और एक पे क्या कर दीजिए? a माइनस b कर दीजिए, ओके। अब देखिए, तो चूंकि ये इसी फॉर्मूला पर लागू है, इसका मान इतना आना चाहिए। तो a प्लस b का मतलब क्या हुआ? ये पूरा a है, यानी कहने का मतलब cos स्क्वायर a और प्लस b कितना है? तो sin स्क्वायर a, एकदम सही है। और एक पे क्या करना पड़ेगा? हमको माइनस में लेना पड़ेगा, तो इसको माइनस में ले लीजिए। ये हो जाएगा cos स्क्वायर a और माइनस में sin स्क्वायर, ओके। अब आप लोग जानते होंगे ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा होगा तो उसपे एक फार्मूला आपने याद किया होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेम टू सेम वही तो ये फार्मूला दिख रहा है, यानी इसका इतना वाले का मान पूरा इतना का मान कितना आ जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। और 1 को जब आप इसमें गुणा कीजिएगा तो केवल इतना बच जाएगा, जिसको हम लिख लेते हैं cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ओके। आपका ये एकदम सही है। अभी भी हमारा ऑप्शन इस पे मैच नहीं कर रहा है, तो आइए हम क्या करते हैं, इस cos को sin में बदल लीजिए या sin को cos में बदल के चेक कर लेते हैं। तो इस sin को हम cos में बदलने वाले हैं। करते हैं हम cos स्क्वायर a माइनस, ठीक है? याद कीजिए sin स्क्वायर का फार्मूला cos स्क्वायर में क्या होता है? तो क्या होता है हमारा 1 माइनस cos स्क्वायर a होता है कि नहीं? एकदम होता है। ये हुआ हमारा cos स्क्वायर a, ये माइनस है जब इसमें गुणा करेंगे तो -1, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया और cos स्क्वायर a हो गया, ओके। अब हम क्या देखते हैं,
कि इधर में प्लस में कॉस स्क्वायर इधर में प्लस में कॉस स्क्वायर, यानी ये वो कॉस स्क्वायर ये वो कॉस स्क्वायर मिलकर हो गया हमारा 2 कॉस स्क्वायर और माइनस में 1, ठीक है। अब मिला ये तो ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं, जो कि हमारा ऑप्शन ए में मैच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार से हम इसको तोड़ के आंसर कर सकते हैं। आइए अब सभी को ये क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे होगा कि एक छड़ की लंबाई, क्या कर एक छड़ की लंबाई एम उसके छाया का अनुपात 1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बता दीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। क्या कर रहा है, एक छड़ है, सपोज दैट मान लेते हैं छड़, यहाँ से इस प्रकार से ये छड़ हुआ, ठीक है। ये छड़ हुआ, ठीक है, समझने के लिए काफ़ी है। मान लेते हैं ये एक छड़ है और ये छड़ है, अब समझिए, क्योंकि सूर्य इधर से पड़ेगा, तो किसी भी चीज़ पर जब सूर्य पड़ता है तो इसका छाया बनता है। छाया कहाँ बनता है? तो ज़मीन पर। तो यहाँ पे इसका ज़मीन पर छाया इस प्रकार से बनेगा, बनेगा कि नहीं? एकदम बनेगा। तो सूर्य इधर से पड़ रहा है, तो यह छड़ हुआ, इसका छाया हुआ। क्या बोल रहा है कि छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई का अनुपात 1/√3 है। यानी छड़ हमारा 1 है, तो लंबाई हमारा क्या है? छड़ की लंबाई, छाया की लंबाई क्या है? √3 है। यही तो बोल रहा है। छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात 1/√3 हमने लिख दिया कि नहीं? तो हमको बताना है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस से प्रश्न है, तो आप लोग जानते हैं कि इसको कैसे हल किया जाता है। यहाँ पे हमारा थीटा डिग्री बनेगा और इसी थीटा का मान हमें बता देना है कितना आएगा। तो हम देखते हैं कि ये हमारा लंब है और ये आधार दे रहा है, तो लंब आधार हमें कौन देता है? tan देता है। तो हम tan का फ़ॉर्मूला सिंपल लगा देंगे इसमें, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बोले तो हमारा 1 और आधार बोले तो हमारा कितना? √3, ठीक है। ये हुआ हमारा tan थीटा। अब लोग जानते हैं कि 1/√3 होता है। अच्छा आप बताइए 1/√3 tan कितना का मान होता है? सोच के बताइए तो 1/√3 कितना का मान होता है? तो आप बोलिएगा ये tan 30 डिग्री का मान होता है। आप देख सकते हैं इस tan का तुलना यदि tan से किया जाए तो थीटा का तुलना किससे होगा? तो 30 डिग्री से होगा, यानी कि दैट इज़ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द राइट। तो यहाँ से हम इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल दिया गया है यहाँ पर कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा पीटी खींची जाती है। यदि वो वृत्त का केंद्र है तो ओपी की लंबाई बताइए, ठीक है। चूंकि ये वृत्त चैप्टर से प्रश्न दिया गया है, तो आइए इसको हम वृत्त के माध्यम से बनाते हैं। सपोज दैट कि ये हमारा एक वृत्त है, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा वृत्त नहीं बना और ये समझने के लिए काफी है, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको कितना बनाएंगे, अब थोड़ा समझने के लिए बना लेते हैं, ठीक है। और इसका त्रिज्या दे रखा है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से इसका जो त्रिज्या है ना, इसका मान दे रखा है कितना? 7 दे रखा है, ठीक है। इसको सॉरी, इसको हम इधर कर लिख लेते हैं 7, ठीक है। ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या यही ना होता है, यहाँ से केंद्र से परिधि को मिलाने वाली को क्या कहते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या दे रखा है और क्या बोल रहा है कि 7 में त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P से एक बिंदु इधर P दिया गया है, ओके। एक बिंदु यहाँ पे क्या है? P दिया गया है, इसको P दिख रहा है। कह रहे इस P से वृत्त की स्पर्शरेखा, तो वृत्त की स्पर्शरेखा कराएगा तो यही तो वृत्त का स्पर्शरेखा बनेगा, बनेगा नहीं। इसकी लंबाई दे रखा है कितना? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो वृत्त जहाँ आस-पास करता है उसका नाम दिया गया है टी, और जो वृत्त का केंद्र है उसका बोल रहा है ओ। देखिए वृत्त का केंद्र ओ बोल रहा है, स्पर्शरेखा पीटी बोल रहा है, तो स्पर्शरेखा हमने पीटी बना दिया। तो फाइनली में निकालने क्या बोल रहा है? ओपी। तो ओपी कहाँ बन रहा है? तो ए वाला ओपी बन रहा है कि नहीं? यानी इसका मान हमें फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे यदि, तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समपूर्ण त्रिभुज बना रहा है, और समपूर्ण त्रिभुज भी हमारा लंब हुआ और ये हमारा आधार हुआ, तो ये हमारा कर्ण हो गया। यानी कर्ण का मान हमें निकाल देना है। कर्ण बोले तो ओपी का मान निकालना है, और कर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारा ओटी और ओटी हमारा 7, 7 का स्क्वायर हुआ 49, प्लस आधार बोले तो हमारा पीटी, पीटी हमारा हो गया कितना? पीटी हमारा हो गया 24, 24 का स्क्वायर होता है कितना? 576। इस दोनों को आप क्या कीजिए? ऐड कर दीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 625। अब आप लोग जानते हैं 625 कितना का वर्गमूल होता है? तो 25 गुने 25 इसको हम लिख सकते हैं, और 2 25 भीतर है तो 1 25 बाहर आ जाएगा। यानी दैट इज ऑप्शन नंबर सी राइट चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है, इसके अंदर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो आइए इसको बनाते हैं। क्या बोला गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, तो इसको हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट बनाएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल यानी कहने का मतलब पाई आर स्क्वायर का मान दिया होगा। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है तो हम थोड़ी ना लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, हम डायरेक्ट लिखेंगे कि पाई आर स्क्वायर का मान दिया। कितना दिया है? तो 220 दिया गया है, ठीक है। अभी सेंटीमीटर स्क्वायर को हम हटाते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या कीजिए, आर स्क्वायर को छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 220 अब बट्टे में पाई, होगा कि नहीं? एकदम होगा। अब चलिए आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 220, पाई का मान होता है 22/7, ओके। तो आर स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा, देखिए ये नीचे 7 भागा में यदि गुना में चला जाएगा तो 220 बटे गुणे 7 बटे 22 हो जाएगा। इसको आप इससे घटा लीजिए तो ये 10 4 से कटेगा और देखिए आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 सत्ते 76 हो गया। अब देखते हैं हम क्या देखते हैं, यहाँ से हम आर का मान निकालेंगे तो ये इधर रूट चल जाएगा यानी रूट अंडर 70 आएगा। यानी त्रिज्या का मान हमने कितना निकाला? इतना निकाल रखा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या कह रहा है कि इस वृत्त के अंदर एक वर्ग खींचना है, ठीक है? सपोज दैट मान लेते हैं ये हमारा वृत्त, यहाँ पर हम बनाते हैं, ठीक है? समझाने के लिए अब, ठीक है? आगे आपको अच्छे से समझ ये हमारा वृत्त हुआ, इस वृत्त का त्रिज्या हमने कितना निकाल रखा है? √70 निकाल कर रख दिया है, ओके? अब कह रहे हैं इसके अंदर एक वर्ग खींचना है, तो मान लीजिए सपोज दैट वर्ग ऐसा ही ना होता है, इसके अंदर हम एक वर्ग खींच के आपको दिखाते हैं, ठीक? ये मान लेते हैं थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा बन रहा है, आप समझिएगा, ये हमारा वर्ग हुआ, हुआ कि नहीं? इसके अंदर वर्ग खींचिएगा तो इतना ही निकलेगा। कह रहा है इसी वर्ग का क्षेत्रफल बता देना, यही तो पूछा गया है। तो कैसे निकलेगा सोच के देखिए, आइए बताते हैं कैसे निकलेगा। इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, यदि हम इस वाले कॉर्नर को ले जाकर, ठीक है? और यदि इस कॉर्नर से मिला देंगे, तो बताइए तो क्या-क्या हमें दिख रहा है? हमें ये जो रेखा मिली, ये रेखा क्या-क्या बता रही है? ये रेखा बता रही है, ये जो रेखा है ना, ये वृत्त के इस परिधि से सामने वाले परिधि को मिला रही है और ये जो परिधि को दोनों परिधि को मिलाई यानी कि ये क्या कहलाएगी? वृत्त की व्यास कहलाएगी। यानी ये जो रेखा बन गई, ये क्या बनी? तो वृत्त की व्यास बन गई, ओके। उसके साथ-साथ हमें क्या मिला? ये जो रेखा एक और चीज़ क्या बता रही है? इस वर्ग का विकर्ण भी है। विकर्ण क्या होता है? आमने-सामने के कोण के सामने-सामने जो कोण होता है उसको मिलाइएगा तो वही तो विकर्ण होता है। यानी इस वर्ग का विकर्ण भी, ये रेखा क्या है? एक तो वृत्त का व्यास है, दूसरा क्या है? तो वर्ग का विकर्ण है। इससे हमें क्या मालूम चला? इस वर्ग का जो विकर्ण है, वह वृत्त के व्यास के बराबर हुआ। कहिएगा एकदम सही बोल रहे हैं। तो वर्ग का विकर्ण यहाँ पर हम लिखेंगे फाइनल, ठीक है? लिखेंगे वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, ओके? ये किसकी इक्वल हो जाएगा? तो वृत्त के व्यास के, वृत्त के वृत्त का व्यास, ठीक है? वर्ग का विकर्ण जो होगा वो वृत्त के व्यास की इक्वल हो जाएगा। अभी हमने आपको दिखाया है कैसे। तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है याद कीजिए, √2 गुने भुजा, ओके? अच्छा, अच्छा वृत्त का व्यास कितना होता है? तो वृत्त का व्यास होता है हमारा d और d का मान होता है 2r, ओके? यहाँ पे लिख लीजिए √2 गुने भुजा, ओके? और ये हुआ हमारा 2 r का मान आप पूछिएगा तो यहाँ पे हमने इसीलिए निकाल रखा है, कितना है? √70, ओके? अब हम क्या करते हैं, इस भुजा का केवल मान निकालते हैं। इस भुजा का जब मान निकालिएगा आप, ये कितना हो जाएगा? ये 2 गुने √70 हो जाएगा और नीचे ये गुना मत इधर आके भागा हो जाएगा, ठीक है? तो आप क्या करते इस 2 से इस 70 को काटिएगा, तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा, √35 आएगा कि नहीं? 2 से √70 को काटिएगा तो हमारा 2 और √35 आ जाएगा। एकदम आ जाएगा। 35 गुना 70 होता है ना, 2 रूट रूट में है तो 35 गुना डायरेक्ट 70 कटा सकते हैं। अब क्या पूछना है कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है याद कीजिए? वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा का स्क्वायर, ठीक है? तो भुजा का मान हमने इतना निकाल रखा है तो ये हो जाएगा 2√35 का स्क्वायर, ठीक है? तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 और √35 का स्क्वायर किया तो केवल एक 35 हो जाएगा, ठीक है? इस पे गुणा करें 36 के 0 हाथ में 2 4 12 2 कितना हो जाएगा? 14, ठीक है? यानी 124 चूँकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो देखिए कितना बड़ा था और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप देख कर जाइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 80 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई ऊंचे बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि बेलन की त्रिज्या दे रखा है यानी आर का मान दे रखा है कितना 80 सेंटीमीटर और बेलन का ऊंचाई दे रखा है यानी एच का मान दे रखा है कितना 20 सेंटीमीटर, ओके। कह रहा है क्या कि बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होती है बताइए हमको? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, इतना ही तो होता है और अनुपात निकालने के लिए भाग करना पड़ेगा। और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना, तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर है। होता है कि नहीं? अब ध्यान से देखिएगा तो इस 2 पाई आर से ये पूरा 2 पाई आर कट गया, तो बचा कितना? ऊपर बचा एच प्लस आर, नीचे बचा केवल एच, ओके। अब डायरेक्ट मान रखिए ना, एच का मान कितना है? तो 20 और आर का मान कितना है? 80। अच्छा नीचे देखते हैं एच का मान कितना है? तो 20, ओके। 80 20 कितना हो जाएगा हमारा? 100 और नीचे कितना है हमारा? 20। इससे कटा लीजिए तो ये हो जाएगा 5 बटे 1 दैट इज 5:1 आया, ठीक है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है? आइए आप सभी ने इसको समझा होगा, बहुत ही सिंपल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो गोले का आयतन बता दीजिए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, गोले का आयतन बताना है।
तो क्या करना पड़ेगा हमें, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल हम थोड़ी ना लिखने जाएँगे, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना होता है, उससे अच्छा है हम डायरेक्ट लिखेंगे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बोले या गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोले या गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल सभी का मान होता है 4 पाई r स्क्वायर, ओके। और इसी का मान दे रखा है कितना 154, ओके। यहाँ से r स्क्वायर का जब मान निकालेगा, ये होगा 154 अब बटे कितना हो जाएगा 4 पाई, होगा कि नहीं? अब क्या कीजिए आप 154 ले लीजिए और ये हो जाएगा हमारा 4 पाई के मान 22/7 ले लीजिए। तो ये 7 भागा में ऊपर चला जाएगा गुना में, तो 154 गुने 7 बटे नीचे हो गया हमारा 4 गुने 22, ओके। 22 से इसको आप काट लीजिए तो ये हो गया 7, ऊपर बच गया हमारा 7 गुने 7 और नीचे इस 4 को 4 रहने दीजिए। तो हमारा r स्क्वायर का मान इतना आया है, इतना है कि नहीं? यहाँ से जब r का मान निकालेंगे तो इस पर रूट चलेगा, ये हो जाएगा हमारा 7 गुने 7 बटे 4, ओके। 2 को 7 है तो 1 को 7 बाहर आ गया और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, यानी r का मान हमें कितना मिल चुका है? तो r का मान हमें मिल चुका है 7/2 मिल चुका है कि नहीं? अब हमें क्या करना है, गोले का आयतन निकालना है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की, कितना होता है? 4/3 हो गया, पाई के मान 22/7 हो गया और r क्यूब बोल रहा है, तो r का मान कितना है 7/2, 7/2 का क्यूब का मतलब क्या हुआ 3 बार गुना, 7/2 गुने 7/2, ओके। इस 1 2 से क्या कीजिए आप, ओह सॉरी सॉरी इस एक साथ से एक साथ काट लीजिए। अब देखिए 2 दूनी के 4 पूरा गया, 2 दूनी के 4 पूरा गया कि नहीं? तो 2 से इसको भी काट लीजिए तो ये हो गया हमारा 11, ठीक है? अब देखिए ये 11 का रहने दीजिए और ये 7 से तो ऊपर कितना बच गया है 49 बटे नीचे कितना बचा है 3। इस पे जब आप इसको गुणा कराइए तो कितना हो जाएगा 9 एकम 9, 9 छक तेरी 3 हाथ में 1, 4 1 5 अपॉन कितना हो गया 3 हो गया। इसको जब आप क्या कीजिएगा, इसको जब आप पूर्णांक में तोड़िएगा तो ये हमारा क्या आएगा 179 क्या आ जाएगा 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन निकाल रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, बहुत ही शानदार प्रश्न था और इसको देख के जाइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है, आई होप कि आप सबको मजा आ रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज इस सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। वो कह रहा है कि 20 संख्याओं का माध्य हमारा कितना है 5। तो 20 संख्या का माध्य दे रखा है, यानी सपोज सबसे पहले तो हमें 20 संख्या मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि 20 संख्या क्या है, एक x1 है, एक x2 है, ठीक है? इसी तरह हमारा करते हुए क्या है, x20 तक है। ओके, 20 संख्या हमने मान लिया। पहली संख्या x1, x2 इस तरह करते हुए x20 तक हमने संख्या मान लिया है, ठीक है? कह रहा है कि इन सभी का माध्य 5 दे रखा है, यानी कहने का मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 प्लस x20 माध्य निकालने के लिए क्या पड़ता है, आंकड़ों का योग अब बटा कुल आंकड़ों की संख्या है। तो 20 को आंकड़ा है यानी 20 से भाग कर दीजिए, अब बटा कितना माध्य रखा है 5 दे जाएगा। ओके, अब क्या कीजिए यहाँ से केवल इसका ऊपर वाला का मान निकालिएगा तो 20 भागा में इधर गुना हो जाएगा, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 प्लस में x20 बराबर क्या हो जाएगा 20 बचे 100। ये हमने इतना निकाल के रख दिया है, ठीक है? अब क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं, अब इसको छोड़ते हैं यहीं पर, इसका कोई काम नहीं। आगे बढ़ते हैं, यदि इनमें से 8 संख्याओं का समांतर माध्य 8, ठीक है? 8 संख्याओं का माध्य 8 दे रखा है, तो देखिए इसी 20 में से दे रहा है, इस 20 में से 8 को संख्या ले लीजिए आप पहले से। मान लेते हैं 8 संख्या कौन हो गया x1 सॉरी x1 हो गया, ठीक है? x1 हो गया। 8 संख्या का माध्य निकालना है तो x1 हो गया, प्लस x2 हो जाएगा, प्लस x3 हो जाएगा। इस तरह करते हुए कहाँ तक जाएगा, x8 तक जाएगा, जाएगा कि नहीं? 8 संख्या का माध्य लेना है, तो 8 संख्या का माध्य क्या होगा, 8 संख्याओं का योग बटा कुल आंकड़ों की कितनी संख्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। इसका माध्य रखा है 8, ओके। तो केवल इसका मान आप निकालेंगे, इसका मान क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस डेट करते हुए कहाँ तक जाइएगा x8 तक जाइएगा आप। ये 8 कितना हो जाएगा 64, एकदम सिंपल है कि नहीं? अब आइए इसको हम यहाँ पे इसको यहीं पे समझने वाली बात है। देखिए x1 से लेकर x8 तक का मान 64 दिया है, इसमें भी x1 से लेके x8 आएगा कि नहीं? तब इस यहाँ से इसमें से हम x से कहने का मतलब है कि यहाँ से हम x1 से लेके x8 तक क्या करेंगे 64 मान पुट डायरेक्ट कर देते हैं। इसमें हमारा क्या बच जाएगा 8 तक तो हम ले चुके हैं, जब इसमें क्या बच गया हमारा केवल x9 x10 इस तरह करते हुए कहाँ पर गया है x20 तक और इधर दिया गया है हमारा 100 दिया गया है कि नहीं? एकदम सिंपल। तो अब क्या कीजिए, चूंकि ये प्लस 20 को लाके इधर भागा कर दीजिए, तो ये हुआ हमारा x9 x10 प्लस जैसे ये तो कितना x20 हो गया कि नहीं? तो 100 में से जब इधर 64 ये आके घटेगा, तो 100 में से 64 गया तो कितना आया हो, तो 36 आया एकदम। अब यही पूछ रहा है कि जब हम 8 संख्या की ये माध्य निकाल दिए ना, तो जो शेष संख्या बच गया उसका माध्य बता दीजिए। तो शेष संख्या यही तो हमारा केवल बच गया है, चूंकि ये सबका काम खत्म हो चुका है। तो इतना तो हमारा बच चुका है, इतना का माध्य निकालने के लिए बताइए, ये 9 से लेकर
20 तक कितना संख्या हुआ? देखिए, टोटल 20 संख्या था। इसमें से 8 संख्या हमने ले लिया है। आप देख सकते हैं 8 संख्या ले लिया है, तो 20 में से 8 गए यानी 12 बचा। तो 12 संख्याओं का माध्य क्या होगा? 12 संख्या का योग। अब बटे 12 से भाग करना पड़ता है, तब जाके माध्य निकलता है। क्योंकि इधर हम 12 से भाग किए, तो इधर भी 12 से भाग कीजिए। अब ये कटेगा तो 12 तिया 36 होगा। यानी इस ये शेष संख्या 12 है, 12 शेष संख्याओं का माध्य 3 होगा। दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3। ठीक है? यदि आपको थोड़ा-सा इस पे कन्फ्यूजन हुआ है, तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए और एक बार और देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। 7 पूर्ण संख्या लेना है हमें, तो पूर्ण संख्या क्या होती है? यदि प्राकृत संख्या से पहले शून्य लगाए तो वह पूर्ण हो जाएगी। तो 7 पूर्ण का मतलब क्या हुआ? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक जाएगा। 6 गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होगा कि नहीं? इसका माध्य निकालना है, तो सभी आंकड़ों को जोड़ दीजिए। ठीक है? आँकड़ों की संख्या से इसमें भाग कर दीजिए। तो आँकड़े कितने हैं? 7, 7 बोल रहा है तो 7 होगा। तो इसको जोड़िए ना, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 1 कितना हुआ? तो 20 1 कितना हो गया हमारा? 21 हुआ बटे 7। इसको आप जब काटिएगा तो ये हो जाएगा हमारा 3, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? आइए, इस तरह के प्रश्न आपसे नहीं छूटने चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दिया गया है कि एक पासे को एक बार फेंकने में एक सम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है? तो पहले आप हमको ये बताइए कि जब हम एक पासे पासे समझते हैं ना, जो लूडो-वूडो खेला जाता है उसमें जो पासा होता है उसको फेंकते हैं हम, तो क्या-क्या परिणाम आता है हमारे? या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6। टोटल परिणाम कितने आएँगे? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल परिणाम कितने आते हैं? तो 6। तो हमेशा प्रायिकता निकालने में टोटल परिणाम को नीचे रखते हैं। ओके? हमने 6 नीचे रख दिया, ये तो निश्चित है हमारा 6 नीचे आना चाहिए। अच्छा, अब क्या कर रहा है कि सम संख्या आने की, एक सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या कौन-कौन हो सकता है इसमें? ये तो 2 सम संख्या हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है। तो कितने सम संख्या है? 1, 2, 3। तो 3 हमारा अनुकूल परिणाम हुआ, अब कुल परिणाम 6 हुआ। इसको काट दीजिए तो ये हो गया हमारा 1/2, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। आई होप सभी को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये हमारा आखिरी प्रश्न है कि 2 पासे की एक में आय संख्याओं का योग 9 होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? ठीक है, देखिए इस तरह के प्रश्न आपको यदि बहुत भारी लगते हैं, बहुत कठिन लगते हैं, तो आज मैं पक्का आपको आसान कर देने वाला है। ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, अंत तक देख रहे हैं, उनका बहुत सारा लाभ इसमें होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले आप बताइए कि यदि हम एक पासे को फेंकेंगे, देखिए, यदि हम एक पासे को फेंकेंगे तो टोटल परिणाम कितने आएँगे? तो 6 आता है। यदि हम 2 पासे को फेंकते हैं, तब टोटल परिणाम कितना आता है? तो 6 के पावर 2 हो जाता है, यानी 36 परिणाम आता है। इसी तरह कभी पूछ देता है कि 3 पासे को फेंकेंगे तो कितना आएगा? 6 के पावर 3 यानी 216 परिणाम आते हैं। एकदम सही है कि नहीं? 1 पासे को फेंकिए तो 6 परिणाम आएँगे, 2 पासे को फेंकिए तो 36 परिणाम आएँगे, 3 पासे को फेंकिएगा तो 216 परिणाम आएँगे। पर यहाँ पे सवाल में 2 पासा दिया गया है, तो 2 पासे को फेंके तो टोटल परिणाम कितना है? 36। तो इसका निश्चित बात है 36 तो नीचे रहेगा, क्योंकि टोटल यानी कुल परिणामों की संख्या हमेशा क्या रखते हैं हम लोग? नीचे रखते हैं, तो 36 नीचे रहेगा। अब क्या कर रहा है कि जो उस पर संख्या आ रहा है उसका योग 9 लाना है। तो आप सोच के देखिए ना कि 9 कौन-कौन हो सकता है? 9 या तो 3 और 6 वाला हो सकता है, 6 3 9, या तो 6 और 3 वाला हो सकता है, 6 3 9, या 4 और 5 वाला हो सकता है, या 5 और 4 वाला हो सकता है। और कोई हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। आप देखिएगा ना, पूरा आप लिखने जाइए कि उससे अच्छा आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो पूरा जब 36 परिणाम लिखिएगा ना, तो ये 4 ऐसे परिणाम हैं जिसको जोड़ने पर 9 आता है। तो 1, 2, 3, 4 अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4, 4 को ऊपर रखिए, कुल परिणाम कितना है? 36, 36 को नीचे रखिए, इसको आप काट दीजिए तो ये हमारा हो गया 1/9। ठीक है? यानी दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है? तो ये थे आपके मॉक टेस्ट 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, ये सभी आज इस वीडियो में थे। ठीक है? इसी तरह मॉक टेस्ट 2, और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक इसी तरह मॉक टेस्ट होने वाला है। तो प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय, धन्यवाद।